Hello everyone, welcome back. So from today onwards we are beginning with GATE 2025 पेपर डिस्कशन एंड हम लोग इस स्पेसिफिक सीरीज में गेट एक्सेल एंड गेट बीटी का कंप्लीट पेपर डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गेट एक्सेल के सारे पेपर्स सारे तो नहीं, मतलब मैं 5 में से 3 पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाती हूँ। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी, ये 3 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन कर लेंगे एंड उसके बाद इसी चैनल पे गेट बीटी का कंप्लीट पेपर डिस्कशन रहेगा। सो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन ज़रूर से कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। एंड जो न्यू बच्चे हैं, मतलब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो शायद नेक्स्ट ईयर का या फिर गेट 2026 का पेपर देने वाले हो, तो उनके लिए मैं बता दूं, मैंने इसी चैनल पे गेट 2024, गेट एक्सेल बीटी 2024 एंड गेट बीटी 2023 का पेपर डिस्कशन करवाई हुई है। सो आप लोग अगर चाहो तो चैनल का प्लेलिस्ट विजिट करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो, सो दैट आप लोगों को अपने प्रिपरेशन में थोड़ा सा और मदद मिल जाएगा। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर है गेट बायोकेमिस्ट्री 2025 का डिस्कशन। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले एक और रिक्वेस्ट मेरा आप लोगों से है, जो है कि इफ वीडियोस अच्छा लग रहा है, वीडियोस से बेनिफिट मिल रहा है, देन प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोगों के लाइक करने से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड हम लोग मोटिवेटेड होके ऐसे ही और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए लाते रहते हैं। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं फाइनली। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कितना सिंपल सा पूछा है, लेकिन याद करने वाला ही है। So question is zinc is essential for the function of dash. So इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज कार्बोक्सीपेप्टाइडेस ए। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ मैं ये जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस के मेटल आयन कोफैक्टर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछ ले। सो क्लोरोफिल ए में आप सभी को पता है रहता है मैग्नीशियम, मायोग्लोबिन एवरीवन नोस, इसमें रहता है आयरन एंड विटामिन B12 जिसको हम लोग कोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। सो इसमें प्रेजेंट रहता है मेटल आयन कोबाल्ट। ठीक है, सो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही इजी है एंड डायरेक्टली ही पूछा गया है। So question is which one of the following molecules captures CO2 in the C4 cycle? Option A is 1,2-bisphosphoglycerate, option B oxaloacetate, option C phosphoenol pyruvate and option D is ribulose 1,5-bisphosphate. So इसको समझने के लिए ये डायग्राम देखो, हालांकि आप सभी को पता ही है। सो देखो, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर आता है। ठीक है, अभी इस मेसोफिल सेल के साइटोसॉल में एक दूसरा एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस करता क्या है, ये CO2 एंड H2O, H2O इस सेल में ही प्रेजेंट है। ये CO2 एंड H2O के साथ H2O को साथ में रिएक्ट करवा के बना देता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, जिसको यहाँ पे वो वाला स्टेप दिखाया नहीं गया है। तो ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये आगे जाके टूटता है H प्लस एंड HCO3 माइनस में। ठीक है, तो ये जो HCO3 माइनस होता है ये आगे जाके किससे रिएक्ट करता है, PEP या फिर फॉस्फोएनोल पायरुवेट के साथ में बाय द एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज एंड वो फाइनली बनाता है ऑक्सालो एसीटेट। सो अभी आप लोग मुझे बताओ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था जो आगे जाके HCO3 माइनस आयन में कन्वर्ट हुआ, सो ये इसको रिसीव किसने किया, इसको रिसीव PEP ने किया, राइट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज फॉस्फोएनोल पायरुवेट। ओके, इसी चीज को क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, सो बहुत ही इजी एक क्वेश्चन के तौर पे था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following methods separates biomolecules based on their hydrodynamic volume? बहुत सारों को ये हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम का मतलब नहीं पता होगा, जिसको मैं थोड़ी ही देर में बताऊंगी आप लोगों से। एक सेकंड, मैं एक कलर ले लेती हूँ यहाँ पर।
देखो ऑप्शन ए एंड बी, यहाँ पे जी, ये जो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, ये आप सभी को पता है कि इसमें जो है सेपरेशन पीआई के बेसिस पे होता है। सो ये दोनों तो नहीं आएंगे, ठीक है। ए एंड बी हमारा पहले ही बाहर निकल गया। ये जो टीएलसी है और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये इसमें सेपरेशन इज बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन, ठीक है। मॉलिक्यूल के एड्सॉर्प्शन के बेसिस पे टीएलसी में हमारा सेपरेशन होता है, सो ये भी नहीं आएगा। बाकी एक ही ऑप्शन बचा है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन भी है, वो है ऑप्शन सी, दैट इज साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी। अभी बहुत से बच्चे हम मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम यहाँ पे तो हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम के बेसिस पे बोला गया है एंड साइज एक्सक्लूशन में तो मॉलिक्यूलर वेट या फिर साइज, शेप, इन सारी चीजों के बेसिस पे सेपरेशन होता है। सो अभी ये हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम्स होता क्या है, सो इसको हम इस डायग्राम से यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी में आप सभी को पता है कि जो बड़ा साइज होता है, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, वो सबसे पहले बाहर निकल जाता है, ठीक है। वो सबसे पहले सेपरेट आउट हो जाएगा। उससे छोटा जो होगा वो उसके बाद सेपरेट आउट होगा एंड सबसे छोटा मॉलिक्यूलर वेट, मतलब सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट वाला जो मॉलिक्यूल रहेगा वो लास्ट में जाके सेपरेट आउट होगा, ठीक है। ये हम सभी को पता है। सो अभी देखो बेटा, आप लोगों ने अभी मेरे से कहा है कि जो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाला होगा वो सबसे पहले इल्यूट आउट हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो सबसे पहले बाहर निकल रहा है, ठीक है। सेपरेशन कॉलम से वो सबसे पहले बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या, जो कम वॉल्यूम जब इल्यूट आउट हुआ, उसी में वो जो पहला प्रोटीन था जो सबसे ज्यादा भारी था वो बाहर निकल आया, राइट। सबसे पहले बाहर निकल रहा है, मतलब कम वॉल्यूम में ही उसका इल्यूट, वो वाला जो प्रोटीन है वो इल्यूट आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके उससे छोटा मॉलिक्यूलर वेट वाला जो है वो उसके बाद इल्यूट आउट होगा। दैट मीन्स व्हाट, थोड़ा सा और वॉल्यूम इल्यूट आउट होने के बाद ये जो सेकेंड प्रोटीन है वो हमारा इल्यूट आउट होगा, ठीक है। एंड जो लास्ट वाला प्रोटीन रहेगा वो तो एकदम लास्ट में निकल रहा है। इसका मतलब क्या, बहुत सारा वॉल्यूम, काफी सारा वॉल्यूम नीचे जाने के बाद ये हमारा लास्ट जो प्रोटीन है, जो सबसे छोटा या फिर सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट वाला है, वो इल्यूट आउट होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम के बेसिस पे सेपरेट करना, ठीक है। एंड इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट वाज साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी। ओके, सो ये देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन, मतलब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन गेट बीटी 2022 के पेपर में पूछा था। उस टाइम पे उन्होंने आप लोग का रेस्ट्रिक्शन साइट्स सारे दे दिए थे, मतलब कटिंग साइड सारे दे दिए थे। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा था कि ब्लंटेड कौन सा है और स्टिकी एंड कौन सा है, ये बताओ। एंड उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखो, ये गेट 2025 बायोकेमिस्ट्री के पेपर में पूछ दिया गया है, ठीक है। सो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एंड इसी चीज के लिए मैं बोलती हूँ कि आप डजेंट मैटर गेट एक्सेल का एस्पिरेंट हो या फिर गेट पीटी का एस्पिरेंट हो, दोनों ही पेपर को जरूर से सॉल्व करके जाइएगा, बिकॉज क्वेश्चन शफल होते रहते हैं इस टाइप के एग्जामिनेशन में। रिपीट तो नहीं होंगे लेकिन क्वेश्चन शफल होते हैं बहुत सारे। देखो, which one of the following restriction in the nucleus is a blunt cutter? So इसको याद ही रखना है एंड बहुत ही इजी है। आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज इको आरवी। बाकी के सारे स्टिकी एंड कटर होते हैं। एंड इसका कटिंग साइड मैंने आप लोगों को यहाँ पे शो करके रखी है। देखो यहाँ पे कट लग रहा है, ठीक है, इको आरवी। सो ये एक ब्लंट कटर रहेगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम हमें जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का कटिंग साइज याद रखना पड़ेगा क्या? सो बेटा कुछ जो कॉमन वाले तो आप लोगों को याद रखने ही पड़ेंगे, जैसे कि इको R1 हो गया, बैम H1 हो गया, HIN3, HAU1, SAU1, ठीक है।
इकोआरपी। सो ये सारे जो है इनका आप लोग क्या करना, एक अलग से चार्ट बनाना। एक साइड पे आप लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम लिखना, दूसरे साइड पे उसका एक कटिंग साइड वो क्या होता है वो लिख लेना। एंड उसके साथ साथ एक चीज और आप लोग ऐड करना उस चार्ट में, किस ऑर्गेनिज्म से वो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो पाया जा रहा है। इन 3 चीजों का एक चार्ट आप लोग बना लेना, आप लोग के एग्जाम में ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं। अरे यहाँ पे तो मैंने आंसर रिमूव करना ही भूल गई। तो देखो, देख लेते हैं पहले फिलहाल क्वेश्चन को। Which one of the following DNA repair systems require DNA glycosylase? आंसर सभी को पता है एंड यहाँ पे दिखाया ही गया है जो है ऑप्शन ए, दैट इज बेस एक्सिशन रिपेयर। थोड़ा सा इस रिपेयर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, कोई एक डीएनए का स्ट्रैंड था जिसमें रेप्लिकेशन के बाद जो न्यू स्ट्रैंड बना उसमें शायद ये जो गुआनिन था ये म्यूटेटेड होके यूरासिल बन गए हैं। अभी यूरासिल क्या कैसे बना है आप सभी को पता है, गुआनिन के साथ नॉर्मल कंडीशन में साइटोसिन बाइंड करते हैं। अभी हो सकता है ड्यू टू म्यूटेशन और एनी अदर कंडीशन इस साइटोसिन का डीएमिनेशन हो गया हो, एंड साइटोसिन के डीएमिनेशन होने की वजह से वो क्या बनाएगा, वो यूरासिल बन जाएगा। लेकिन ये गुआनिन के साथ यूरासिल का बॉन्ड, क्या ये करेक्ट बॉन्डिंग है या फिर इनकरेक्ट है? ये इनकरेक्ट बॉन्डिंग है, राइट। सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इनकरेक्ट बेस यहाँ पे गलती से जुड़ गया है इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए एक एंजाइम यहाँ पे एक्टिवेट होता है जिसके बारे में आप लोग के यहाँ पे पूछा भी गया है, वो है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। ये डीएनए ग्लाइकोसाइलेज करता क्या है, यहाँ पे ये जो इनकरेक्ट बेस ऐड हुआ था यूरासिल इन दिस केस, इसको ये रिमूव कर देगा। एंड रिमूव करने की वजह से क्या हुआ, जिस साइड से वो बेस रिमूव हुआ है वहां पे एक खाली स्थान आ जाएगा। ठीक है, सो इस साइड को कहा जाता है एपी साइड। एंड एपी मीन्स व्हाट, अगर यहाँ से प्यूरिन रिमूव हुआ हो देन उसको हम कहेंगे अप्यूरिनिक साइड, या फिर अगर यहाँ से कोई पिरिमिडिन रिमूव हुआ हो देन उसको हम लोग कह देंगे अपिरिमिडिक साइड। आप लोग शॉर्ट में इसको एपी साइड भी कह सकते हो। अभी यहाँ पे एपी साइड तो बन गया। इसके बाद क्या होता है, एक नया एंजाइम आता है, दो नए एंजाइम आते हैं। पहला है एपी एंडोन्यूक्लियस। ये एपी एंडोन्यूक्लियस करते क्या है, ये एपी साइट को, ये जो एपी साइट था इसको ये क्लीव कर देगा। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें लिखाया गया है। एंड उसके साथ साथ एक दूसरा एंजाइम रहता है जो है कि फॉस्फोडाइएस्टरेज। ये फॉस्फोडाइएस्टरेज क्या करेगा, सभी को पता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ देगा। सो इन दोनों एंजाइम की वजह से यहाँ पे एक गैप फॉर्मेशन होता है। अभी इस गैप को फिल करने के लिए एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 न्यू डीएनए यहाँ पे ऐड कर देगा। न्यू डीएनए न्यू बेस सही बेस यहाँ पे ऐड कर देगा। एंड साथ ही साथ कौन आएगा, लाइगेज आएगा। ये क्या कर देगा, ये गैप को सील कर देगा एंड फाइनली हमारा डैमेज रिपेयर हो जाएगा। सो ये था बेस एक्सट्रीशन रिपेयर के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये भी बहुत ही इजी एक सवाल है। आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रखा है देन काफी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है which one of the following ion channels opens to depolarize the neuronal membrane when an action potential is generated? So इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज सोडियम चैनल। एंड थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो देखिए, यहाँ पे हमारे जो सेल है उसका रेस्टिंग पोटेंशियल रहता है -70 मिलीवोल्ट। अभी मान लो यहाँ पे मैंने कोई स्टिमुलस दिया। अभी स्टिमुलस के वजह से क्या होगा, सेल के ऊपर जितने भी सोडियम चैनल है वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे एंड सोडियम आयंस क्या होगा, सेल के बाहर से अंदर आएगा। किस लिए अंदर आएगा, क्योंकि हमें पता है कि सेल के बाहर
सोडियम आयन ज्यादा रहता है एंड सेल के अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम आयन कंटिन्यूअसली अंदर आ रहे हैं, मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली हमारे सेल के अंदर आ रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है -70 मिली वोल्ट, ये धीरे धीरे पॉजिटिव होता रहेगा या फिर बढ़ता रहेगा। मतलब -70 से -65 हुआ, देन -60 हुआ, उसके बाद जैसे ही -55 पे रेस्टिंग -55 पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंचेगा, तो ये जो -55 है, ये है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। इसके बाद एक्शन पोटेंशियल यहाँ से फायर होगा। ठीक है, फायर होके ये कुछ पहुंचेगा +30 मिली वोल्ट या फिर +35 मिली वोल्ट पे। सो अभी क्या है, अभी सेल के अंदर का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, एंड इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, पीक एक्शन पोटेंशियल कंडीशन। सो सेल का अंदर का पोटेंशियल काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गया है, मतलब अभी हमें क्या करना है, रेसिंग में फिर से पहुंचने के लिए, सो हमें सेल के अंदर से पॉजिटिव आयन को बाहर भेजना पड़ेगा। सो इस पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ पे सारे के सारे सोडियम आयन चैनल्स क्लोज हो जाता है, उसके साथ साथ ओपन हो जाता है पोटेशियम आयन चैनल्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया कि सेल के अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब क्या, पोटेशियम आयंस क्या करेंगे, सेल के बाहर से सेल के अंदर से धीरे धीरे बाहर जाएंगे। मतलब क्या, अभी पॉजिटिव आयन धीरे धीरे सेल से बाहर निकल रही है। मतलब क्या, अभी क्या होगा, ये जो एक्शन पोटेंशियल था, ये जो अभी +35 पे पहुंच चुका था, ये धीरे धीरे अभी नीचे आते रहेगा ड्यू टू द आउटफ्लो ऑफ पोटेशियम आयन। ठीक है, सो इसी कंडीशन को कहा जाता है रीपोलराइजेशन, एंड जिसके बारे में आप लोग के क्वेश्चन में पूछा था। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और है, ये जो पोटेशियम चैनल था, ये थोड़ा सा स्लो चैनल है। ठीक है, मतलब ये बंद होने में टाइम लगता है। तो अभी होता क्या है, पोटेशियम चैनल के बाहर, पोटेशियम आयन के बाहर जाने की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी ये -55, देन -55 से -70 में भी पहुंच चुका है। लेकिन उसके बाद क्या है, ये जो पोटेशियम चैनल है, ये तो स्लो चैनल है, जिसके वजह से क्या होता है, बंद होने में ये टाइम लेता है, जिसके वजह से काफी ज्यादा पोटेशियम आयन या फिर काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज सेल से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पे शायद सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट में भी पहुंच जाता है। ये वाला जो है, ये वाला स्टेज, ये तब का है जब शायद -90 मिली वोल्ट पे सेल का पोटेंशियल पहुंच चुका है। तो इस वाले स्टेज को कहा जाता है हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये तीन चीजें याद रखना, रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, उसका वैल्यू क्या रहता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या रहता है, उसका क्या वैल्यू रहता है, देन पीक एक्शन पोटेंशियल, इसका वैल्यू, एंड जो डिपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन, इनका वैल्यू थोड़ा सा याद रखना। आप लोगों के लिए यहाँ पे सारा चीजें थ्योरी पे लिखा हुआ भी गया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, बिकॉज ये जो वाला ग्राफ है, इससे काफी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं इन CSIR एग्जामिनेशन एज वेल एज इन गेट एग्जामिनेशन, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। एक चीज और मैं यहाँ पे बना देती हूँ, एक सेकेंड। सो ये था रेस्टिंग पोटेंशियल का, इसके नीचे जब जैसे ही जा रहा है तो वो वाला कंडीशन हाइपर पोलराइजेशन का बन जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से पूछा था कम्युनिटी टैब पे, एंड आपसे काफी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। So question is which one of the following is the most sensitive immune assay? So इसका आंसर जिन्होंने भी आंसर किया था उनको पता ही चल गया होगा, आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज रेडियो इम्यून एसे।
वाई? बिकॉज यहाँ पे रेडियो आइसोटोप्स यूज करते हैं। रेडियो आइसोटोप्स आप सभी को पता है कि काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। ओके, नेक्स्ट। सो दिस क्वेश्चन इज MSQ। यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। सो क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंटीबॉडीज इज और आर करेक्ट? So option A is different antibody classes have different effector functions. Yes, that is true. Option B is each antibody chain consists of an amino terminal constant region and a carboxy terminal variable region. यहाँ पे एक्चुअली उल्टा लिखा गया है। सो बी हमारा तो करेक्ट कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा एंड ये हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन में आना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन सी इज वेरिएबल डोमेन्स हार्बर कॉम्प्लीमेंटरीली डिटरमाइनिंग रीजियंस। हाँ, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी ऑल एंटीबॉडीज हैव सेम हाफ लाइफ। सारा सर गलत ऑप्शन है, डी गलत है। सो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या आएगा हम लोगों का, वो आएगा आंसर ऑप्शन ए एंड सी। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट। कोई मिस तो नहीं कर गई ना क्वेश्चन? ओके, सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट कंटेन फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड्स? सो इसको भी आप लोगों को याद ही करना है एंड ये इसमें सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट है MSQ होने के बावजूद भी। सो आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसमें फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एंजाइम इनहिबिशन से है एंड दिस टॉपिक इज अगेन वन ऑफ द most frequently asked topic in this examination. So for an enzyme that follows Michaelis-Menten kinetics, a competitive inhibitor is inhibitor क्या करता है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोगों ने अगर मेरे गेट BT 2024 वाला पेपर डिस्कशन देखा होगा देन आप लोगों को पता होगा कि इसी टाइप से एक मिलता जुलता क्वेश्चन वहां पे भी पूछा था एंड इस साल ये गेट एक्सेल बायोकेमिस्ट्री में पूछ लिया है। ओके, सो इस वजह से मैं कहती हूँ कि बेटा दोनों ही स्ट्रीम्स का क्वेश्चन देख लेना। सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर करते क्या है, क्वेश्चन देख लो। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर करते क्या है? इट इंक्रीजेस बोथ Km एंड Vmax। नो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में Km इंक्रीज होता है लेकिन Vmax अनचेंज रहता है। सो A इज रॉन्ग। डिक्रीजेस बोथ। नो, B is also wrong. Increases Km but it does not affect Vmax. Yes, exactly. Option C is correct option. ठीक है, एंड डी में तो उल्टा लिखा है, डी भी नहीं आएगा। ठीक है, सो आप लोगों के रेफरेंस के लिए ये डायग्राम यहाँ पे, ये LV प्लॉट का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग लिख लेना इसको अपने कॉपी में, नहीं तो स्क्रीनशॉट करके रख देना अपने पास। ओके, then faster energy resonance transfer does not depend on the। ठीक है, मतलब फ्रेड के बारे में हमें यहाँ से पूछ रखा है एंड ये भी एक नहीं, ये MCQ ही है, ये MSQ नहीं है। सो रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर, जी हाँ, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये तो हमारा नहीं आएगा, हमसे नॉट पूछा है। ठीक है, नॉट पूछा था यहाँ पे। देन फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड ऑफ एक्सेप्टर, होल्ड पे रखते हैं इसको फॉर द टाइम से। देन ऑप्शन सी इज डिस्टेंस बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। डोनर एंड एक्सेप्टर के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा स्प्रेड उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज ओवरलैप बिटवीन डोनर्स एमिशन एंड एक्सेप्टर्स एब्जॉर्प्शन एक्स्ट्रा। ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्योंकि अगर ओवरलैप ही नहीं होगा देन हमें फिट कैसे मिलेगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। फॉस्फोलिपिड वेसिकल्स प्रिपेयर्ड इन 50 मिलीमोलर KCl वर डाइल्यूटेड इन वाटर। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट P and Q आर मेड। सो इसके लिए मैं स्पेसिफिक वो डायग्राम ऐड करना भूल गई। चलो यहाँ पे बना लेते हैं एक रफली डायग्राम। लेट्स से ये कोई वेसिकल है।
सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग एज वेल एज द बैड ड्राइंग, बिकॉज मेरे पास अभी प्रिंटर है नहीं, सो माउस से ही जितना हो सके उतना कर रही हूँ। लेट्स से ये कोई वेसिकल था, इसके अंदर KCl का कॉन्सेंट्रेशन है 50 मिलीमोलर, ठीक है, ये 50 मिलीमोलर था। सो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसके बाहर की जो एनवायरनमेंट था उसको वाटर से डाइल्यूट कर दिया गया है, मतलब लेट्स से बाहर का KCl का कॉन्सेंट्रेशन शायद 25 मिलीमोलर होगा। बैड हैंडराइटिंग के लिए मैं फिर से माफी चाहती हूँ, बिकॉज बोला अभी कि प्रिंटर है नहीं मेरे पास। तो देखो P एंड Q स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट हमारे पास दिए गए हैं जिसके हमें बताना है कि करेक्ट है कि रॉन्ग है। सो स्टेटमेंट P इज द डाइल्यूटेड वेसिकल्स विल डेवलप मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जरूरी नहीं है, बिकॉज सेल के अंदर तो कितना सारा रहता है, कितना सारा आयन रहता है, पोटेशियम रहता है, सोडियम रहता है, जिंक रहता है, कैल्शियम रहता है, आयरन रहता है, और भी बहुत सारे आयन्स रहता है। लेकिन इस वेसिकल के ऊपर अगर उस आयन के लिए चैनल्स ही प्रेजेंट ना हो, देन जरूरी नहीं है कि उसके वजह से कि पोटेशियम या सोडियम के प्रेजेंट के वजह से वहाँ पे कोई ग्रेडियंट बने एंड जिसके वजह से हमारे फाइनली मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो। सो P स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है। ओके, सो P इज रॉन्ग। जहाँ जहाँ पे भी P को सही बोला है उसको निकाल दो बाहर। सो ऑप्शन A इसके साथ साथ निकल गया पहले ही, देन बाकी कोई भी नहीं निकलेगा, आउट होगा। सो ऑप्शन Q देखते हैं। There is a K plus concentration difference across the vesicular membrane. ये सही है, बिकॉज सेल के अंदर क्या था, 50 मिलीमोलर का KCl था, मतलब यहाँ पे K प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एंड सेल के अंदर हमने मान लिया कि डाइल्यूट कर दिया है, तो सो यहाँ पे पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। सो Q स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सो P इज ट्रू एंड P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू। ओके, यहाँ पे B में P को ट्रू कहा गया था, सो B भी नहीं आएगा। सो P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू। सो ऐसा कहाँ पे है, D में दोनों को ही फॉल्स कहा है, ये भी नहीं आएगा, बचा है ऑप्शन C, ठीक है। सो C इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगेन किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, आगे का किसी भी कोई क्वेश्चन में मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है। पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट इन MHC1 इज फॉर्म्ड बाय, सभी को पता है आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज अल्फा 1 एंड अल्फा 2 डोमेन्स। So this is again an easy question. So question is, which one of the following peptides do or does not absorb UV light above 250 nm wavelength? मतलब क्या इन लोगों ने हमसे इनडायरेक्टली ये पूछ लिया है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन में एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं है, बिकॉज फट जो एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं ये हायर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन, सॉरी फॉर द नॉइज, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो है ये 280 nm पे एब्जॉर्प्शन शो करता है, टायरोसिन 270 पे एंड फिनाइलएलानिन ये 260 पे एब्जॉर्प्शन शो करता है। सो ये तीन अमीनो एसिड या फिर WYF ये कौन कौन से नीचे दिए गए ऑप्शन में नहीं है, ये हमें बताना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे ए में यहाँ पे W है, ए नहीं आएगा, ठीक है। बी में भी यहाँ पे भी Y दिया गया है, ये भी एक अमीनो एसिड है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ये भी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। सी में कहीं पे भी एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं दिख रहा है, सो सी तो करेक्ट कॉम्बिनेशन में आएगा, एंड डी में भी कहीं पे एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं है, सो डी भी करेक्ट कॉम्बिनेशन पे आ जाएगा। हिंस हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी एंड डी। नेक्स्ट, Which one of the following is or are peptide hormones? ये भी इजी है, आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज कैल्सिटोनिन, एंड ऑप्शन बी, दैट इज ग्लूकागन। बाकी के एक्चुअली प्रोटीन हार्मोन्स के तौर पे आ जाते हैं, बिकॉज उनका पेप्टाइड सीक्वेंस का लेंथ थोड़ा सा ज्यादा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट,
Which of the following is or are heteropolysaccharides? Again another MSQ and one of the easy MSQ. So इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज chondroitin 4 सल्फेट, एंड ऑप्शन ए दैट इज हेपरिन. बाकी के दो होमोपॉलीसैकेराइड है. सो ये क्वेश्चन जो है ये हेंडरसन हेसलबर्ग से क्वेश्चन है, एंड दिस इज अगेन frequently again another frequently asked topic in this examination. So the equilibrium dissociation constant of acetic acid is 1.74 into 10 to the power minus 5 molar. मतलब ये जो है ये Ka का वैल्यू दिया गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है pKa का वैल्यू राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस. तो देखो Ka का वैल्यू दिया गया है, pKa इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग ऑफ Ka. अभी वैल्यू पुट करोगे, पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा 4.75. क्वेश्चन में बोला था 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ करने को, तो आप इसको 4.7 भी लिख सकते हो या फिर राउंड ऑफ करके 4.8 भी लिख सकते हो. आप लोग के ऑफिशियल आंसर की में रेंज दिया गया है 4.7 टू 4.8 तक. ओके, नेक्स्ट. The DNA double helix measures 0.34 nanometer per base pair. The diameter of a nucleosome core particle is 11 nanometer. If the ratio of wrapped DNA length to nucleosome diameter is 4.51, then the length of DNA around the nucleosome is dash. Nearest integer तक हमें राउंड अप करना है. तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सो रैप्ड डीएनए लेंथ जिसको मैंने W से डिनोट किया है, एंड न्यूक्लियोसोम डायमीटर, इन दोनों का रेशियो क्वेश्चन में दिया है 4.51. सो इसके बाद क्या, न्यूक्लियोसोम डायमीटर का वैल्यू अगेन हमारे पास दिया हुआ है जो है कि 11 nm. सो इसको यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर लिया है W/11 इक्वल टू 4.51. तो इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं देन रैप्ड डीएनए लेंथ या फिर W का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 49.61 nm. सो बेस पेयर को कैसे निकालोगे, रैप्ड डीएनए 49.61 nm डिवाइडेड बाय पर बेस पेयर पे कितना था 0.34 nm. सो इन दोनों को डिवाइड करोगे देन आंसर आ जाएगा 146. ओके, सो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है. ये कुछ साल पहले आई गेस 2020 या 2019 पे गेट बीटी में पूछा था, एंड उस केस में उन्होंने यहाँ पे रेशियो दे दिया था एंड कुछ 1:n करके एक रेशियो दिया था. वहां पे पूछा था n का वैल्यू, एंड इसी चीज को थोड़ा सा मोल्ड करके इस पेपर में यहाँ पे पूछ लिया है. एंड आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा आज का लिए और इस पेपर का. So equal question means E. coli is grown explosively in a medium containing 15 NH4Cl as the sole nitrogen source. Subsequently, the cells were shifted to a medium containing 14 NH4Cl. So the molar ratio of hybrid DNA 59 is to 14N to light DNA, that is 14N to 14N after 4 generations will be dash. So ये क्वेश्चन है मिचेलसन-स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट से जो आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है. डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव नेचर करके जो एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो. सो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, दोनों हेवी डीएनए था. सेकेंड जनरेशन में क्या था, दो हेवी डीएनए अलग होंगे और उसके साथ साथ क्योंकि उसको हेवी मीडियम से लाइट मीडियम में ट्रांसफर किया गया है, सो एक लाइट डीएनए मिलेगा. देन थर्ड जनरेशन में क्या होगा, अभी लाइट मीडियम पे ही डेप्लीकेशन हो रहा है जिसके वजह से क्या होगा, लाइट डीएनए का ही हमें एक कॉपी मिलेगा. सो दूसरा जनरेशन में क्या होगा, सेकेंड जनरेशन के बाद 4 डीएनए मिलेंगे हमारे पास टोटल, जिसमें से 2 हाइब्रिड होंगे और 2 लाइट वाले होंगे. देन थर्ड जनरेशन में फिर से इसका रेप्लिकेशन होगा. देन फाइनली फोर्थ जनरेशन में टोटल हमें 16 डीएनए मिलेंगे, जिसमें से 2 हाइब्रिड वाले होंगे एंड बाकी के सारे डिफरेंट जो दूसरे जो रिमेनिंग 14 थे वो सारे लाइट वाले होंगे. सो हमें रेशियो में क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे रेशियो पूछा है हाइब्रिड वाले का लाइट वाले से. हाइब्रिड डीएनए हमारे पास कितना है, फोर्थ जनरेशन के बाद 2 हाइब्रिड है, उसके साथ रिमेनिंग 14 लाइट वाले हैं. सो 2 हाइब्रिड का 2 डिवाइडेड बाय लाइट डीएनए कितना था 14 हुआ,
ठीक है, तो 2/14 इक्वल टू 0.14 आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यू लाइक द कंटेंट। ये वीडियो अच्छा लगा है देन जरूर से लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड जूनियर्स के साथ भी शेयर करिएगा, सो दैट उनको भी पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे एंड उसको कैसे टारगेट करना था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।